दूसरे सत्र में पार्ट 2 में हम लोगों ने थोड़ा सा भारत का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, संक्षेप में ही विचार किया। अब इस सत्र में जो अंतिम सत्र है पार्ट 3, इसमें हम भारत को अखंड करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और भारत फिर से अखंड होने की किस किस प्रकार की संभावनाएं हैं, इनके बारे में संक्षेप में ही विचार करेंगे। पहले एक बात तो समझनी पड़ेगी कि भारत का अखंड होना यानी क्या, समझना पड़ेगा। कई बार अपने को कुछ अफलातूनी विचार मन में आते हैं कि भाई भारत अखंड हो गया यानी क्या होगा। आज पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर बड़ा भारी हमला कर दे, 2-4 एटम बम गिरा दे, तहस नहस कर दे, तबाह कर दे और उस पर भारत कब्जा कर ले, हो गया भारत अखंड। ये पॉलिटिकल विचार है। अपने पहले विचार किया है कि राष्ट्र यह संकल्पना भू सांस्कृतिक है, भू राजनीतिक नहीं है। इसलिए आज भी जैसे नेपाल है, हम उसको अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आज नेशन की जो संकल्पना है उस हिसाब से देखते हैं तो इट इज ए सेपरेट नेशन, सॉवरीन नेशन, और अपने को उसमें आपत्ति भी नहीं है। श्रीलंका कहे, म्यांमार कहे, कोई भी कहे, कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर एक राष्ट्र का क्या अर्थ हुआ? एक राष्ट्र का अर्थ हुआ कि सांस्कृतिक दृष्टि से वो एक है, राजनीतिक दृष्टि से भले ही अलग हो। कभी आवश्यकता अनुसार एक राष्ट्र एक राज्य ये स्थिति भी आती है, कभी परिस्थिति अलग होती है तो एक राष्ट्र अनेक राज्य यह स्थिति भी आती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से नेपाल एक स्वतंत्र इकाई है, नेशन इस हिसाब से स्वतंत्र है, लेकिन राष्ट्र की संकल्पना के अंतर्गत आता है। यानी क्या है कि सांस्कृतिक एकात्मता का भाव रहता है। हम भारत के लोग कभी नेपाल में जाते हैं, मैं नेपाल का उदाहरण ले रहा हूं, अपन अन्य देशों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। हम भारत के लोग नेपाल में जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं पराये जगह देश में आ गए? नहीं लगता। नेपाल के लोग भारत आते हैं, उनको लगता है क्या कुछ पराये देश में आ गए? नहीं लगता। क्यों? सांस्कृतिक एकात्मता की भावना है। वे भले ही राजनीतिक दृष्टि से नेपाल में रहते होंगे, लेकिन भारत में जो पवित्र तीर्थ स्थान है उनके लिए उनके मन में वैसा ही आदर का भाव है ना, जैसे भारतवासियों के मन में रहता है। दूसरी ओर भारत के लोग यदि नेपाल जाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से अलग है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से कोई अंतर नजर नहीं आता है। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जिस श्रद्धा भक्ति से नेपाल का व्यक्ति करता है, उसी श्रद्धा भक्ति से भारत का व्यक्ति जाकर के करता है कि नहीं करता है। यानी इस सारे भूभाग पर उसकी श्रद्धा है। तो अलग अलग देश होते हुए भी यह सांस्कृतिक एकात्मता का भाव रखा जा सकता है, आज है भी। और फिर आवश्यकता अनुसार परिस्थिति स्थितियों में अंतर भी आता है। जैसे नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये 3 अलग अलग हुआ करते थे कि नहीं किसी समय, उसमें से सिक्किम जो नेपाल और भूटान के बीच में आता है, वो सिक्किम 75 के दशक में, 1975 में भारत में विलीन हो गया। पहले सिक्किम अलग देश था, 1975 तक सिक्किम अलग देश था। जैसे नेपाल अलग देश, भूटान अलग देश, श्रीलंका अलग देश, म्यांमार अलग देश, वैसे सिक्किम भी अलग देश। लेकिन ये सब उस सांस्कृतिक राष्ट्र की संकल्पना में थे। राजनीतिक दृष्टि से अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ ऐसी घटनाएं हुई, विस्तार में नहीं जा सकते हैं, कि सिक्किम का भारत में राजनीतिक दृष्टि से विलीनीकरण हो गया। कोई अंतर पड़ा क्या? यानी न सिक्किम के लोगों को लगा कोई बड़ी भारी घटना हो गई, न भारत के लोगों को लगा कि कोई बड़ी भारी घटना होगी, न दुनिया को लगा कि कोई बड़ी भारी घटना हो गई। अरे एक देश दूसरे देश में विलीन हो जाता है, यह बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लेकिन एक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा?
भाई पहले भी तो था ना, एक राष्ट्र अनेक राज्य के रूप में था, अब एक राष्ट्र एक राज्य के रूप में है, क्या फर्क पड़ता है? सांस्कृतिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो स्थिति इन पड़ोसी देशों की है, जो राजनीतिक दृष्टि से आज भारत में नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक एकात्मता आज भी बरकरार है, क्या वैसी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की है? क्या नहीं है। शत्रुता का भाव है। भारत नेपाल सीमा पर हमको सीमा पर कोई सेना की चौकसी नहीं रखनी पड़ती है। खैर किस विशिष्ट बातों के लिए थोड़ी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन एक युद्धरत देश के साथ सीमा पर जिस प्रकार से गतिविधियां होती है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर अपने को करनी पड़ती है, करते भी है, करनी ही चाहिए, वैसी स्थिति इन देशों की सीमाओं में होती हुई दिखती है क्या? नहीं दिखती। क्यों? सांस्कृतिक एकात्मता का भाव है। आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में वह भाव नहीं है, और वह भाव पैदा करना, और वह भाव पैदा होकर के उनमें सांस्कृतिक एकात्मता का भाव यदि जागृत होता है, बड़ी संख्या में जागृत होता है, मेजॉरिटी में जागृत होता है, तब फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाता है क्या सिक्किम के जैसा, या पाकिस्तान अलग रहता है नेपाल के जैसा? कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज सांस्कृतिक दृष्टि से ही उस प्रकार का भाव पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। तो वैसा भाव बनेगा तब अखंड भारत की स्थिति आएगी। अब कोई कह सकता है दिस इज इम्पॉसिबल, असंभव है। तो पहले सत्र में हमने विचार किया है दुनिया के कितने सारे असंभव है कि जो संभव हो गए। तो अपने पौरुष पराक्रम से हम इस आज जो बात असंभव लग रही है, उस असंभव लगने वाली बात को संभव हम करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखते हुए। और इजराइल वाले तो 60, 70, 80 पीढ़ियों तक ये विचार दृढ़ बनाए रखे। हमको तो अभी स्वाधीन होने के बाद कोई 3-4 पीढ़ियां ही हुई है, तो हम अभी से हाफने लगेंगे क्या? तो आज असंभव लगता है, कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे, जितना आज कर सकते हैं उतना करेंगे। आने वाले समय में जो प्रयास होगा वो अगली पीढ़ी करेगी, आगे वाले लोग करेंगे, दिशा वही रहेगी, सांस्कृतिक सामंजस्य। अब ये असंभव वाले कोई मान सकते हैं, और जो वैसी सोच वाले हैं कि इतनी सारी असंभव बातें संभव हो गई तो हम इसे भी संभव करके दिखाएंगे, तो ये भी हो सकता है। ऐसी सोच वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। अब कुछ व्यावहारिक बातें भी देखनी पड़ेंगी। व्यावहारिक बातें देखिए, शत्रुता का भाव, ये यदि एक पक्ष जो है वो जब कमजोर होता जाता है तो शत्रुता का भाव भी अपने आप धीरे धीरे कमजोर होता है। ये वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति। देखिए पाकिस्तान भी टूटा, बांग्लादेश अलग बना 1971 में। ये भी असंभव से संभव वाली बात है। जब पाकिस्तान बना था कोई सोच नहीं सकता था कि बांग्लादेश वाला हिस्सा ने, जब पूर्व पाकिस्तान बोलते थे, पूर्व पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन 47 में पाकिस्तान बना और 71 में बांग्लादेश अलग हो गया कि नहीं हो गया? असंभव था, वो संभव हो गया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो असंभव के संभव हो जाते हैं। तो जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, आज जो दुनिया का थोड़ा सा व्यवस्थित अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको दिखता है कि पाकिस्तान में जैसी अंतर्गत स्थिति है उसमें पाकिस्तान का विघटन हो सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ वर्षों में हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है। हो सकता है इतना तो हर एक ने मानना चाहिए। पाकिस्तान के भी तो अंदरूनी स्थितियां हैं ना, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ कि उसके अपने कारण हैं, वैसे ही आज पाकिस्तान में जो
सिंध का क्षेत्र है, उसमें अलग हो सकता है, वैसा भाव है। बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वो पाकिस्तान से टूट करके अलग हो सकता है। पख्तूनिस्तान का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान से टूट करके अलग हो सकता है। ना पाकिस्तान का विघटन होकर मान लीजिए कि आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश तो पहले ही अलग चला गया, आज जितना पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के मान लीजिए जो 4 टुकड़े हो जाते हैं, तो इन 4 में से 3 टुकड़े ये भारत से सांस्कृतिक सामंजस्य की दिशा में थोड़ा अधिक आगे वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनिस्तान। बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसा शत्रुता का भाव आज के पाकिस्तान और भारत में है, वैसा शत्रुता का भाव तब यदि सिंध अलग हो जाता है तो उस समय के भारत और सिंध में वैसा शत्रुता का भाव रहेगा क्या? नहीं रहेगा, उसकी तीव्रता कम होगी। यानी वो सामंजस्य की दिशा में 2-3 कदम आगे बढ़े हुए होंगे। वही स्थिति बलूचिस्तान की, वही स्थिति पख्तूनिस्तान की। तो विघटित पाकिस्तान यह कुल मिलाकर के अखंड भारत होने की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकता है। इजराइल वालों के सामने तो ऐसा कोई भी चित्र नहीं था, अपने सामने कम से कम ये चित्र तो है। एक और चित्र है कि दुनिया भर के जो अन्य देशों में जो अलगाववादी मुसलमान हैं, उनकी शक्ति का मूल स्रोत क्या है? जैसे मुस्लिम लीग थी, अलगाववादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, उसकी शक्ति का मूल स्रोत क्या था? उसकी शक्ति का मूल स्रोत था अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन और अप्रत्यक्ष मदद। यह उनकी शक्ति का मूल स्रोत था। आज के जो भारत में अलगाववादी मुसलमान हैं, उनकी शक्ति का मूल स्रोत क्या है? वो मूल स्रोत है जिसे पेट्रो डॉलर बोलते हैं। ये जो गल्फ कंट्रीज के जहाँ पर साधारणतः बहुत पेट्रोल पाया जाता है, अधिकांश दुनिया का पेट्रोल उन्हीं देशों में पाया जाता है, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह। और ये देश उस पेट्रोल को दुनिया को बेच करके बहुत धनी हो गए हैं, बहुत धनी हुए हैं। तो ये जो अन्य देशों के मुसलमानों को सहायता भेजते हैं, उस सहायता को मोटे तौर पर दुनिया भर में पेट्रो डॉलर कहा जाता है। कि भारत के अलगाववादी मुसलमान हैं, इनके शक्ति का मूल स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रो डॉलर। ये पेट्रो डॉलर कहां से आता है? उन गल्फ कंट्रीज से। अब ये गल्फ कंट्रीज, इनसे भारत के आज के संबंध यदि अपन देखते हैं, पहले के संबंध और आज के संबंध, तो अपनों को ध्यान में आएगा गुणात्मक अंतर आने लगा है। बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो थोड़ा विश्व रंगमंच का अध्ययन करते हैं उनको ध्यान में आता है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को इन सारे गल्फ देशों के जो मुस्लिम देश हैं उनका समर्थन था कि नहीं? अधिकांश मुस्लिम देशों का समर्थन था, अधिकांश। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कुछ मुस्लिम देश यदि छोड़ देते हैं तो लगभग सारे मुस्लिम देशों का भी इस प्रस्ताव को समर्थन था कि नहीं था? था। उन देशों में भारत से जाने वाले, अब मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। अपन थोड़ा सा वहां की वस्तु स्थिति का यदि पता लगाएंगे तो ध्यान में आएगा कि वहां पर मुस्लिम देश है, लेकिन वे भारत से जाने वाले हिंदुओं का तो स्वागत करते हैं। हाँ, कुछ उनके जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाते हैं, लेकिन अदरवाइज उनका स्वागत रहता है भारत से जाने वाले हिंदू का। लेकिन पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जाने वाले मुसलमानों के लिए वहां पर स्वागत रहता है क्या? नहीं रहता।
जो आज के लेटेस्ट सिनेरियो है वो जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान वहाँ पर न आ सकें, लिखित रूप में वैसा नियम या आदेश तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पर जिस प्रकार से छानबीन की जाती है उसमें उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान वहाँ पर न आ सकें। भारत से आने वाले मुसलमानों हिंदुओं का स्वागत है। ये ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के प्रति, हिंदू सोच के प्रति, हिंदू लोगों के प्रति थोड़ा सा उनका भाव बदला है। भारत के प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण मिलना यह बहुत बड़ी बात है। 2 देशों ने दे दिया है। क्या अर्थ है इसका? कि थोड़ा सा भारत से निकट आ रहे हैं। अब शत्रु वाला भाव पहले जितना नहीं, अभी भी कुछ तो बरकरार है, एकदम से सब नहीं बदलता है, लेकिन दिशा सही है। तो ऐसे देशों के द्वारा भारत के अलगाववादी मुसलमानों को पहले जितनी सहायता मिलती थी उतनी ही सहायता आगे भी मिलती रहेगी। ऐसा हो पाएगा क्या? यदि भारत से संबंध अच्छे होते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की सहायता में थोड़ी सी कमी आना प्रारंभ होगा। दूसरा, पेट्रोल के कारण वे धनी हुए हैं और जो पृथ्वी की जैसी संरचना है, जिस प्रकार से पृथ्वी बनी है, उसमें पेट्रोल अब नहीं बनता, कोयला भी अब नहीं बनता, जो धरती के अंदर है हमको खोद करके निकालना पड़ता है। कोयला भी खोद करके निकालना पड़ता है। खदानें होती है कि नहीं कोयले की, वैसे ही ये जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इसके कुएं रहते हैं, खूब अंदर तक जाना पड़ता है और फिर वहां से पेट्रोल ऊपर लाया जाता है। 1000 फीट नीचे, 2000 फीट नीचे, 500 फीट नीचे जाना पड़ता है। कितना नीचे है वो पेट्रोल का संग्रह, लेकिन नया तो नहीं बन रहा है। इसका अर्थ क्या है? कोई एक संग्रह है, उसमें से निकल रहा है, तो संग्रह की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी? और एक समय ऐसा आएगा कि वो संग्रह पूरी तरह से सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये पेट्रोल जो धरती का है ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब एग्जैक्टली कब खत्म होगा इसके बारे में अलग अलग विचार हैं लोगों के, लेकिन पेट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उस पेट्रोल के कारण जो देश इतने धनी बने हैं, यदि वो पेट्रोल ही कम होने लगेगा तो उनकी धन दौलत भी कम होना प्रारंभ होगा कि नहीं होगा? तो पेट्रो डॉलर का भी प्रचार प्रसार कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यह भी चूंकि अलगाववादी मुसलमानों की मुख्य ताकत वो है, और वो स्रोत यदि थोड़ा कम होता है तो अलगाववादी गतिविधियां कम होंगी कि नहीं होंगी? कम होंगी। एक और सोचे, विज्ञान कई चमत्कार करता है कि नहीं करता है? पहले चंद्रमा पर कोई जा सकता था, कोई सोच सकता था कि नहीं सोच सकता था? आज आदमी जा चुका है कि नहीं चंद्रमा पे? चमत्कार है। यानी 200 साल पहले, 300 साल पहले किसी को यदि कहा जाता कि इंसान एक दिन चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, कोई विश्वास करता? क्या बात करते हो, पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही बोलता ना। आज क्या है? आज हो गया कि नहीं हो गया? चंद्रमा पर पहुंच गया, अब तो मंगल पर पहुंचने की तैयारी है। तो विज्ञान चमत्कार करता है। हम लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत एक समाचार चलता रहता है, पेट्रोल का विकल्प, और पेट्रोल के अनेक प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। अभी कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा रहती है। लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा क्या? हमेशा नहीं रहेगा। तो पेट्रोल का व्यावहारिक विकल्प होना यह भी पेट्रो डॉलर की शक्ति कम करेगा कि नहीं करेगा? आज ही बहुत जगहों पर पेट्रोल के स्थान पर बिजली पर चलने वाले वाहन आने लगे हैं कि नहीं आने लगे? उन पर पेट्रोल नहीं लगता है। वाहन चलते हैं, पेट्रोल नहीं लगता है।
अब ये मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दुनिया भर में इस दिशा में कितने अनुसंधान हो रहे हैं अल्टरनेटिव टू पेट्रोल, क्योंकि अंततः तो पेट्रोल खत्म होने वाला है जी। आज नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद। अभी से प्रयास करने पड़ेंगे कि उसका विकल्प खोजने के। दुनिया भर में ये प्रयास चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उसके आ रहे हैं, कुछ प्रारंभ भी हो गए हैं। बिना पेट्रोल के चलने वाले वाहन प्रारंभ हो गए हैं। ये प्रक्रिया बढ़ेगी। जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे इन अलगाववादी मुसलमानों को मिलने वाला पेट्रो डॉलर कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? तो ये संभावनाएं हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी आखिर मुस्लिम समाज की मानसिकता में बदल होना आवश्यक है ना, कि हम अलग हैं। देखिए, एक सही सोच कौन सी है? जो मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर, कि हमारी उपासना पद्धति अलग है, हमारी संस्कृति एक है। और दुनिया भर में ऐसी सोच वाले अनेक मुसलमान हैं, अनेक देशों के मुसलमान हैं। इंडोनेशिया का यदि उदाहरण लेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा, वहाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई कई बातें हैं। वहाँ की वायुयान सेवा का नाम है गरुड़ एयरवेज। गरुड़ कौन था जी? भगवान विष्णु का वाहन। उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन का देश है। सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है। नंबर 2 भारत का है, पाकिस्तान उसके बाद आता है। उस इंडोनेशिया में वायुयान सेवा का नाम क्या है भैया? क्यों है? वहां के नाम, वहां के राष्ट्रपतियों के नाम आप देख लीजिएगा। सुकर्ण, ये इसका सुकर्ण, ये नाम इस्लामी कल्चर में नहीं आता है। सुकर्ण का नाम कहाँ आता है? हिंदू कल्चर में आता है। मेघवती, ये भी राष्ट्रपति रही है। ये कहाँ से आता है? उनको किसी ने पूछा, अरे भाई ऐसे कैसे करते हो, तुम तो मुसलमान हो, ये नाम कैसे रखा? बोले सो व्हाट। और उसका बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन बट नॉट आवर फोरफादर्स एंड कल्चर। हमने अपनी उपासना पद्धति बदली है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। तो भारत के भी मुसलमानों में अपने पूर्वजों के प्रति गर्व का भाव उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सऊदी अरेबिया जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी इस्लाम का प्रारंभ होने से पहले के जो उनके महापुरुष हैं, उन्हें वे गर्व से याद करते हैं कि नहीं? वो तो मुसलमान नहीं थे, कि उस समय इस्लाम ही दुनिया में नहीं आया था, लेकिन वो गर्व करते हैं। ईरान, इराक में रुस्तम, सोहराब, ये सारे जो नाम रखे जाते हैं, अब कई देशों में मुसलमानों में ये नाम रखने की प्रचलन में है। रुस्तम, अब ये रुस्तम कौन था? ये रुस्तम उस देश का इस्लाम के कई 100 वर्ष पहले जो पैदा हुआ था, इन्हें मुसलमान होने का सवाल ही नहीं उठता है। वो रुस्तम था, उसका बेटा सोहराब था। ये मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन उस देश के लोग इन पर गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रत्येक मुस्लिम देश देख लें, वे अपने इस्लाम से पहले के पूर्वजों पर गर्व करते हैं। दुर्भाग्य से तुष्टीकरण के कारण से भारत के मुसलमान जो अलगाववादी सोच वाले हैं, वे अपने प्राचीन महापुरुषों का नाम आते ही हम पर हिंदू तो थोपा जा रहा है, ऐसा हल्ला गुल्ला करने से क्या जरूरत है? अपने पूर्व राष्ट्रपति, वे तो, उनकी तो पुस्तकें भी हैं और पुस्तकों में कई बातें उन्होंने लिखी, उसमें वो कितने इस्लाम से पहले के भारत के पूर्वजों पर गर्व का अनुभव करते हैं। उनसे किसी ने पूछा, डॉक्टर कलाम, कि आप महाभारत के बड़े अच्छे अध्येता हैं, अब महाभारत का इस्लाम से क्या लेना देना है? नहीं, इस्लाम से लेना देना नहीं है, लेकिन भारत से लेना देना है। तो भारत में रहने वाले मुसलमानों का उनसे लेना देना है, महाभारत से लेना देना है, रामायण से लेना देना है। इसलिए जब उनको पूछा गया कि आप महाभारत के अच्छे अध्येता हैं, तो आपको महाभारत का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगता है? उन्होंने उत्तर दिया था विदुर।
महात्मा विदुर कहा था उन्होंने, महात्मा विदुर। अब ये विदुर कौन था? ये तो हिंदू था। तो वो तो हिंदू था, मैं तो मुसलमान हूं, मैं विदुर पर क्यों गर्व करूंगा? विदुर से मेरा कोई लेना देना नहीं, और विदुर की बात करोगे तो हम पर तुम हिंदुत्व थोप रहे हो। ऐसा जो अलगाववादी मुसलमान हल्ला गुल्ला करते हैं, डॉक्टर कलाम ने उस दिशा में एक बार भी नहीं सोचा। विदुर मेरे लिए आदर्श है, उनके अपने कारण हैं, बड़ी सही कारण है। कितनी ऐसी बातें हैं कि जो इस्लाम से पहले वाली बातों पर वे गर्व करते हैं, मोहम्मद करीम छागला जैसे हैं, ऐसे कितने सारे मुसलमान हैं। तो जो गलती वहां हुई थी कि अलगाववादी मुसलमानों को बढ़ावा मिला, राष्ट्रवादी सोच वाले मुसलमानों की उपेक्षा की गई, आज हमने वो गलती नहीं करनी चाहिए। आज जो अलगाववादी सोच वाले मुसलमान हैं उनको अलग कर दो, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं देखते तुम्हारी ओर, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे, नाम भी नहीं छापेंगे। हम किन मुसलमानों को बढ़ावा देंगे? जो राष्ट्रीय सोच वाले मुसलमान हैं, डॉक्टर कलाम जैसे, छागला जैसे, और यह बहुत बड़ी संख्या में है। दुर्भाग्य है कि ऐसे मुसलमानों को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो इतिहास से सीख लेना ये यहां पर आता है। तो भारत के मुसलमानों की भी मानसिकता धीरे धीरे बदली जा सकती है, पाकिस्तान के मुसलमानों में भी ये मानसिकता बदली जा सकती है। मैं एक दो उदाहरण दूंगा। पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार ने एक पुस्तक की रचना करवाई, सरकार के कहने पर वो पुस्तक लिखी गई थी, और उसकी प्रस्तावना वहां के एक मंत्री ने लिखी थी। यानी पाकिस्तान की सरकार की उस पुस्तक को मान्यता थी। उस पुस्तक का शीर्षक क्या था? 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5000 गौरवपूर्ण वर्ष। अरे इस्लाम तो 1400-1500 साल पुराना है, तो उससे पहले के 5000 कह रहे हैं, तो 3600 साल कौन से हैं, 3400 साल कौन से हैं, 3500 साल कौन से हैं? ये सारे हिंदू इतिहास के हैं, गौरव है। और वो पुस्तक उन्होंने इसलिए लिखवाई थी कि पाकिस्तान के लोगों में अपने देश के प्रति गौरव का भाव बढ़े। ये सुप्त है, लेकिन है। ऐसे बहुत उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे। वहाँ के मंदिरों का विध्वंस की तो खबर आ जाती है, लेकिन वहाँ के अनेक मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, वहाँ के प्राचीन मंदिरों में जाकर के माथा नवाते हैं आज भी। इसको कहते हैं कि मूल सांस्कृतिक रक्त विद्यमान है। जहाँ लाहौर में जिस चौक पर भगत सिंह की फांसी हुई थी, उस चौक का नाम बदल करके शादमन चौक कहते थे, तो डिमांड आई थी, बदल भी दिया गया था, भगत सिंह चौक का नाम दिया था। क्या अर्थ है इसका? कि कहीं ना कहीं भावनात्मक सांस्कृतिक एकात्मता का भाव है। इस भाव को बढ़ावा कैसे मिले? ये गो स्लो गो कॉशसली ऐसा विषय है, लेकिन इस दिशा में बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, इनमें मुस्लिम बाय रिलीजन, हिंदू बाय कल्चर, ऐसी सोच बने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की, यह अखंड भारत की दिशा का है। प्रत्यक्ष उस समय पर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तब की परिस्थिति के अनुसार बातें होंगी, लेकिन वह एक दिन होने वाला है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखते हुए, और उस दिशा में मैं भी अपने जीवन में कुछ करूंगी, ऐसा संकल्प भारत के हिंदुओं और मुसलमान दोनों ने लेना चाहिए, जो राष्ट्रवादी सोच वाले हैं। यह भाव जगाने के लिए और यह ऐसी सोच वाले लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए यह 3 व्याख्यानों की श्रृंखला रखी गई है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और अखंड भारत का स्वप्न शीघ्रातिशीघ्र साकार हो, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।